हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी और पावर, जो कि हमारे 10th का आईसीएसई का सिलेबस है और जो आप पढ़ोगे +1 फिजिक्स में भी। तो चलिए बेसिक्स बातें करते हैं वर्क एनर्जी पावर के बारे में। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क की। वर्क जिसको आप वर्क बोलते हो, है ना। तो वर्क क्या होता है, जैसे कि ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्क होता है जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाएंगे। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया F और इसको धक्का मारा और ये नहीं हिला, है ना। और तो हम बोलेंगे कि आज मैंने बड़ा सारा काम किया, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। हम इसके ऊपर धक्का मारेंगे, हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस होगा। यानी कि आगे जाएगा या पीछे जाएगा। तो कितना फोर्स लगाया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना फोर्स लगाया और वो कितना आगे गया, तो इसको बोलते हैं हम वर्क डन, कि मैंने कितना काम किया। अगर मान लो मैंने फोर्स लगाया और कोई चीज़ हिली नहीं अपनी जगह, मान लो मैं इस दीवार को फोर्स लगाता हूँ, धक्का मारता हूँ ऐसे, और ये दीवार नहीं हिलेगी अपनी जगह से ना, तो क्या वर्क डन हुआ? अब बोलोगे मैंने बड़ा काम किया आज। नहीं, तो वर्क डन नहीं हुआ। मतलब कि हमें दो रिक्वायरमेंट्स है वर्क डन की, हमारे पास फोर्स भी होना चाहिए और कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू ज़ीरो हो गई, हो गई तो हम मानेंगे वर्क डन ज़ीरो है। गॉट इट? अगर इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू भी ज़ीरो हो गई, मतलब या तो मैंने फोर्स लगाया, बॉडी डिस्प्लेस नहीं करी, या डिस्प्लेसमेंट है ना किसी के कारण, बट उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो फोर्स ज़ीरो, और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो तो वर्क डन ज़ीरो। अगर मैं बोलता हूँ फोर्स है 10 न्यूटन का, बट बॉडी मूव नहीं कर रही, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0 मीटर, तो भी मैं बोलूँगा वर्क डन कितना है 0 मीटर। तो मैं क्या बोलूँ, वर्क डन कितना है 0। वर्क डन की यूनिट्स क्या है, जूल। तो हम इस बात पे पहुंचते हैं, या आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये बात याद रखना कि फोर्स भी जरूरी है और डिस्प्लेसमेंट भी जरूरी है। अगर दोनों में से एक चीज नहीं है, इसका मतलब वर्क डन नहीं हो रहा, है ना। जैसे कि आप लोगों ने डेफिनेशन तो पढ़ी होगी, वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन, said to be done when we apply a force to move a body through some distance या डिस्प्लेसमेंट। ओके, मतलब वही वर्क डन का क्या फॉर्मूला हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि आप लोगों ने पढ़ भी रखा है। बट क्या ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है? नहीं, ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड नहीं है। हाँ, आप लोगों ने इस बात को पढ़ा है, मैं समझता हूँ, बट ये फॉर्मूला 100% करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, या दोनों पैरेलल हो एक दूसरे के, दोनों पैरेलल हो और एक ही डायरेक्शन में हो। हाँ, ऑपोजिट भी हो सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने ऐसे फोर्स लगाया, बट इसकी डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है ना। फोर्स की डायरेक्शन ये, डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स की डायरेक्शन के अगेंस्ट है, किसी भी डायरेक्शन में, ऐसे, है ना। मतलब फोर्स की सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर ऐसा हुआ, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो गया, बोलोगे ऐसे कैसे हो सकती है, अलग अलग केसेस आगे पढ़ेंगे हम। तो मैंने फोर्स लगाया ऐसे और डिस्प्लेसमेंट हुई इस डायरेक्शन के अगेंस्ट, किसी और डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नहीं हुई, तो हम बोलेंगे ये फॉर्मूला सही नहीं है। मतलब जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल होगा, 90, 70, 80 कितना भी बने,
तो मैं बोलूँगा ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तब फॉर्मूला वैलिड है वर्क डन का, जो कि हमेशा ही वैलिड है, उसको बोलते हैं एफ एस कॉस थीटा। ये थीटा क्या है, जो एफ और एस यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो भी एंगल होगा वो थीटा लेंगे, वो थीटा लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है ना, हमें पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी। आपने पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। जब भी मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करता हूँ, जब भी मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर, दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो है वर्क डन। मान लो इस केस में तो ये दो वेक्टर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर कर आंसर आया स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर कर एक स्केलर क्वांटिटी बनती है तो उन दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला वहीं से आया है। तो वर्क डन एफ एस कॉस थीटा 100% सही है किसी भी क्वेश्चन के लिए। एफ इंटू एस 100% सही नहीं है, वो सिर्फ तब वैलिड होगा जब फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, या तो एक दूसरे के, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, या सेम होगी, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। समझे? जैसे जैसे समझिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, मैंने इसके ऊपर एक रखा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है थीटा, मान लीजिए थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला कि मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, मैंने फोर्स लगाया ऐसे, मैंने फोर्स ऐसे नहीं लगाया, मैंने इसके पैरेलल में फोर्स लगाया एफ। तो क्या ये बॉडी मूव करेगी ऊपर? हाँ बिल्कुल करेगी, तो धीरे करेगी बट करेगी। तो ये बोलते हैं कि यहाँ से ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई इसकी वो हुई एस, ठीक है। तो अभी आप वर्क डन निकाल लो। अभी देखो फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसी है। ये फोर्स है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसके ऐसे लग रही एंगल पे, सही है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है? थीटा। अभी यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम एंगल में नहीं है, तो इस बात के लिए अब हम इस पे एफ इंटू एस का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हम इस पे लगाएंगे एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अरे क्यों लगाएंगे? ये फॉर्मूला कैसे आया? देखो हमें क्या करना है एफ इंटू एस लगाने के लिए, हम या तो इसका कंपोनेंट या इसका कंपोनेंट सेम में, या तो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ले आए, या डिस्प्लेसमेंट का कोई कंपोनेंट निकाल लें जो फोर्स की डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। मतलब देखो फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे लग रही है, मैं इस फोर्स का कंपोनेंट ऐसे निकाल सकता हूँ, मैं इस फोर्स के दो कंपोनेंट निकाल सकता हूँ। मान लो ये रहा फोर्स, ये रहा फोर्स जो कि डिस्प्लेसमेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अगर मैं इस फोर्स का एक ये कंपोनेंट निकाल लूँ, ये वाला कंपोनेंट, एक कंपोनेंट निकाल लूँ ये वाला, समझ रहे हो, एक ये वाला एक ये वाला। देखो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा है ना, ये थीटा तो ये थीटा, सही है। तो जो भी थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं एफ कॉस थीटा, यानी कि जो मेन रिजल्टेंट है उसके साथ कॉस थीटा लगा देंगे। जो इसके परपेंडिकुलर होगा उसको बोलेंगे एफ साइन थीटा। तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लग रहा है? डिस्प्लेसमेंट रहा ये, और इसके डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लग रहा है? ये वाला, ये वाला है ना। ये ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही फोर्स, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। तो मैं अब इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगा सकता हूँ, और फोर्स क्या है यहाँ पर? एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो क्या आंसर आया? एफ एस कॉस थीटा, यही तो आया। तो ये ऐसे बना। अच्छा आप डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट भी तो ला सकते हो, मतलब मैं ये समझा रहा हूँ ये फॉर्मूला कैसे बना, आपको सिर्फ याद रखना है एफ एस कॉस थीटा। अगर डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट ऐसे ले आओगे, डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट ये, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा थीटा एंगल पे, तो ये हो जाएगा एस कॉस थीटा अगर इधर, और ये हो जाएगा एस साइन थीटा, ठीक है। पढ़ा होगा ये तो आपने, नहीं पढ़ा? ओके दोबारा देख लो। ऐसे अगर थीटा हो, अगर ये रिजल्टेंट हो, ये रिजल्टेंट हो,
मैं बोलूँ इसका मेरे को कंपोनेंट निकालना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इसका वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो होगा जिसके ऊपर थीटा बना हुआ होगा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसी का भी होता है r cos थीटा, और ये होगा वर्टिकल r sin थीटा। सिंपल सा प्रोसेस है। थीटा वो होगा जो बेस है, तो cos थीटा वो होगा जो हॉरिजॉन्टल हुआ, है ना। अगर थीटा यहाँ पर होता, अब बोलते थीटा होता यहाँ पर, तो हम क्या करते, तो अभी ये बेस ना होता तो ये हो जाता r sin थीटा और ये हो जाता r cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, जिसके ऊपर थीटा होता है वो बेस होता है, तो रिजल्टेंट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा वो होगा जो r जिसके ऊपर थीटा है, तो ये r cos थीटा, ये r sin थीटा। तो मेन बात ये है कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा 100% करेक्ट है किसी भी इक्वेशन के लिए। f इंटू एस तभी करेक्ट है जब दोनों एक डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, ओके, समझ आया? ठीक है, तो अब दो चीजें क्या इंपॉर्टेंट है वर्क डन निकालने के लिए, आपको ये समझना पड़ेगा। दो चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वर्क डन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज मैं बोलता हूँ वर्क डन डिपेंड करता है फोर्स अप्लाइड के ऊपर। फोर्स अप्लाइड मतलब मैंने कितना फोर्स लगाया। अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो जल्दी भागेगा, तेज जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी उसकी, है ना। तो जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा वर्क डन। अगर जितना कम फोर्स वर्क डन उतना कम, है ना, कीपिंग डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। ठीक, अगर मैं बोलता हूं मेरी डिस्प्लेसमेंट है, अगर किसी की डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रही सेम फोर्स में, मतलब फोर्स मेरा 5 न्यूटन ही है, 5 न्यूटन के फोर्स में 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुई, एक 5 न्यूटन के फोर्स में 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुई, तो वर्क डन कहाँ ज्यादा हुआ? अरे यहाँ हुआ 15 इंटू 5 75, 10 इंटू 5 50, तो कहाँ ज्यादा हुआ? अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी तो वर्क डन भी बढ़ेगा, कीपिंग फोर्स कांस्टेंट। हाँ, अगर दोनों बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली दोनों बढ़े तो वर्क डन तो बढ़ेगी। अब बोलोगे दोनों बढ़ जाए, फोर्स भी बढ़ जाए, वर्क डन भी बढ़ जाए, सॉरी फोर्स भी बढ़ जाए और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाए, तो ऑब्वियसली वर्क डन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हम बोलते हैं इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जितनी ज्यादा फोर्स उतना वर्क डन ज्यादा, जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ही वर्क डन ज्यादा। क्लियर? ओके, तो हम बात करते हैं अभी एक और कि एफ एस कॉस थीटा, है ना, ये सुना आपने वर्क डन। तो इसको समझने के लिए एक बात समझे बहुत इंपॉर्टेंट, कि 3 केसेस होंगे, इंपॉर्टेंट है 3 केसेस। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, तो क्या क्या होगा, है ना। सिंपल, वैसे तो आप रख लोगे कि cos 0 है ना, वैल्यू आ जाएगी, बट समझो इसको। अगर थीटा की वैल्यू 0 हुई, थीटा की वैल्यू 0 का क्या मतलब है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स मैंने धक्का मारा हूं ऐसे, तो बॉडी भी उधर ही जाएगी, तो उसको बोलते हैं, ऐसे केस को बोलते हैं थीटा है 0 डिग्री। ठीक है, मैंने ऐसे धक्का मारा ऐसे और ये फोर्स जा रहा और ये डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रही, मैं इधर ही फोर्स मार रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रही है, इसको बोलेंगे थीटा 0 है। तो अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे वर्क डन कितना हुआ, तो आप लगाओगे एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो है, थीटा है 0, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ इंटू एस इंटू 1। तो वही फॉर्मूला आ गया एफ इंटू एस में, है ना। बोला था कि अगर सेम डायरेक्शन होगी तो एफ एस लगा सकते हो, तभी लगता है, ये देखो इससे भी आया, है ना। बट आप ये याद रखोगे, अगर सेम डायरेक्शन है थीटा को 0 पुट करो तो एफ इंटू एस आएगा। क्लियर है? अब बात आएगी कि 180 डिग्री क्या होता है। अरे 180 डिग्री भी तो आप बोलोगे यही होता है कि ये देखो ये 180 डिग्री है, मैं बोलूँ यही 0 है। नहीं, 180 डिग्री और 0 डिग्री में क्या फर्क होता है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से मैंने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुई, तो थीटा होगा 0 डिग्री। ठीक है, बट अगर मैंने फोर्स लगाया इधर को, मेरी फोर्स की डायरेक्शन ये है, बट डिस्प्लेसमेंट इधर हुई, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इधर होगी, है ना, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुई, फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो और पैरेलल हो, तो थीटा होता है 180 डिग्री। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, फिजिक्स है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, इसका हम एग्जाम्पल भी करेंगे, बट अभी के लिए इसको समझो, जब फोर्स की डायरेक्शन ऐसे और डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट हो,
तो हम बोलते हैं थीटा 180 डिग्री होगा। फोर्स ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो थीटा 0। इस बात को बहुत गलती करते हैं बच्चे, तो प्लीज इसको समझें, ठीक है। तो फोर्स, तो अच्छा, जब थीटा 180 होगा तो होगा क्या, जब थीटा 180 होगा तो होगा क्या, तो होगा क्या, कॉस थीटा यानी कि कॉस 180 हो जाएगा। आपको पता है कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन आएगा माइनस ऑफ एफ इंटू एस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने फोर्स लगाया इधर, डिस्प्लेसमेंट हुई इधर, यानी कि जितना मैंने काम किया उसका उल्टा काम हो गया। उसका मैं धक्का इधर मार रहा हूं और वो इधर आ रहा है, तो ये उल्टा नहीं हुआ। तो इसको बोलते हैं वर्क डन होता है नेगेटिव। अगर आप धक्का किसी तरफ मार रहे हो, फोर्स किसी तरफ लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट उससे ऑपोजिट जा रहा है, उसको बोलते हैं वर्क डन नेगेटिव। थीटा 0 तो वर्क डन पॉजिटिव, थीटा 180 तो वर्क डन नेगेटिव। अब बात समझते हैं थीटा 90 डिग्री की। 90 डिग्री क्या होगा कि मैंने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, मैंने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इधर फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट बजाय कि सीधी जाए, बजाय कि उल्टी जाए, ये फोर्स के 90 डिग्री पे चली गई, ऐसे धक्का मारा, ऐसे उठ गया, है ना। अब बोलोगे ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल होता है। आपने वो देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, जैक देखा ना, हम उसका फोर्स ऐसे लगाते हैं इधर को, हम उसका फोर्स ऐसे लगाते हैं ऐसे, और वो ऊपर उठता है ना। मैं उसका फोर्स लगाता हूँ यहाँ से, ऐसे जैक होता है ऐसे, ऐसे यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ ऐसे, और वो ऊपर उठता है ना। तो फोर्स ऐसा, डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री, ठीक। तो क्या हुआ, तो वर्क डन कितना होगा, थीटा 90 डिग्री, तो एफ एस कॉस थीटा, थीटा 90 कितना होता है, थीटा 90 कितना होता है, कॉस थीटा 90, कॉस 90 मतलब कॉस 90 होता है 0, कॉस 90 होता है 0। तो जब थीटा 90 होगा, कॉस 90 हो जाएगा 0, तो वर्क डन हो जाएगा 0, तो वर्क डन हो जाएगा 0। जब थीटा 0 वर्क डन पॉजिटिव, जब थीटा 180 वर्क डन नेगेटिव, थीटा 90 तो वर्क डन 0। ओके, गॉट इट, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मुझे पता है आप लोगों को आता है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, बट हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चों को नहीं आता, ठीक है। तो हम बात करेंगे यूनिट्स की, फोर्स की, सॉरी वर्क की यूनिट। वर्क की यूनिट, जैसे वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू एस, है ना, अभी हमने पढ़ा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, तो वर्क डन की यूनिट हुई न्यूटन मीटर, जिसको हम जूल बोलते हैं। हम न्यूटन मीटर नहीं लिखते, हमने इसको नाम दे दिया है जूल, इसको नाम दे दिया गया जूल, ठीक है। न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं, तो इसकी यूनिट है जूल। ये तो है इसकी एसआई यूनिट, ठीक है। एक इसकी सीजीएस में भी यूनिट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है सीजीएस की यूनिट इसकी। सीजीएस में देखो, अगर मैं बोलूँ फोर्स की सीजीएस की यूनिट क्या है, फोर्स की सीजीएस की यूनिट नहीं पता तुम्हें ना, डायन, और डिस्प्लेसमेंट की सीजीएस की यूनिट सेंटीमीटर। तो क्या यूनिट हुई, डायन पर सेंटीमीटर। सीजीएस में वर्क की यूनिट डायन पर सेंटीमीटर, बट हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्ग बोलते हैं इसको, अर्ग। ये सीजीएस की यूनिट है वर्क की, ये एसआई की यूनिट है, ये बहुत काम आएगी, है ना। कभी कभी आपको ये दे देगा कि वर्क डन इतने अर्ग्स में, तो आपको उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स, 10⁻⁷ अर्ग्स। जैसे आपने पढ़ा होगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन, याद होगा ना ये तो ऐसे ही 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। क्लियर है, पक्का, चलें आगे, रब कर दूं, ठीक है, ओके। उसके बाद बात आती है पावर की, है ना। हम, मुझे पता है मैंने पहले एनर्जी लिखा है, बट हम पहले पावर की बात करेंगे, ठीक है। तो पावर या पावर, जिसको आप पावर बोलते हो, है ना, तो पावर क्या होती है,
आपने सुना होगा, डेफिनेशन तो सबको पता है, मतलब नहीं पता, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि काम करने की आपकी कितनी स्पीड है। अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो काम करने की कितनी स्पीड है, मतलब कि मैं कोई किसी काम को कितनी जल्दी कर सकता हूँ। अगर मेरे को कोई काम दिया गया, मैंने बोला आपको ये सबके नोट्स बनाओ, तो कोई 1 घंटे में बनाएगा, कोई 15 मिनट में, कोई 10 मिनट में। जो ज़्यादा देर में काम करेगा उसकी पार कम हुई, जो जल्दी काम कर देगा उसकी पार ज़्यादा हुई, है ना। मैं बोलूँगा पार का फॉर्मूला है ना, ये भी पता होगा आपको, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। कितना वर्क डन और कितने टाइम में किया, कितना काम किया मैंने और कितने समय में किया। जितना कम टाइम उतना पार ज़्यादा, जितना ज़्यादा टाइम उतनी पार कम। पार की यूनिट होती है वॉट, सुनी होगी। इसकी बिगर यूनिट्स हम किलो वाट में भी काम करते हैं पार में कई बार, है ना। 1 किलो वाट में 10⁻³ वॉट होते हैं। एक और यूनिट है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, होती है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, इसको HP बोलते हैं हम, है ना। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर क्या होता है, एक हॉर्स पावर के अंदर 746 वॉट्स होते हैं। एक हॉर्स पावर के, कभी कभी आपको क्वेश्चन में हॉर्स पावर में लिख देगा तो आपको वॉट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तो ये याद रखना। एक हॉर्स पावर के अंदर 746 वॉट होते हैं। क्लियर, ठीक है, ओके। तो अगला है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है, हाँ, एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, आपके अंदर काम करने की कितनी क्षमता है। मैं बोलूं कि अभी जाओ, ऊपर जाओ, 10 मंजिल चढ़ो और वापस आ जाओ, तो आपके अंदर कितनी एनर्जी है। बोलोगे चढ़ तो जाओगे, आते हुए थक जाओगे, तो कितनी एनर्जी, काम करने की कितनी एनर्जी है, उसको हम बोलते हैं, काम करने की कितनी कैपेसिटी है उसको हम बोलते हैं एनर्जी, उसको हम बोलते हैं एनर्जी, ठीक है। SI यूनिट इसकी। एनर्जी को देखो हम जूल में भी मेजर करते हैं, है ना। एनर्जी स्टोर्ड एक वर्ड एज अ फॉर्म ऑफ वर्क डन भी करते हैं हम, ठीक है। एनर्जी को वर्क डन की फॉर्म में मापते हैं, बट आपने ज़्यादा एनर्जी की यूनिट सुनी होगी कैलोरी, कैलोरी, ठीक है। एनर्जी कभी कभी जूल में दी होगी, कभी कभी कैलोरी में दी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये याद होना चाहिए कि इन दोनों का रिलेशन क्या है। जैसे इन दोनों का रिलेशन है ये 0.24 कैलोरी, है ना। नहीं, आप लोगों ने ये पढ़ा है, मुझे पता है आप लोगों ने ये पढ़ा है, तो इसको भी याद रखो। 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं, क्लियर। या मैं बोलूँ 1 किलो कैलोरी में 4180 जूल होते हैं, ओके। अगर आपको जूल में दे रखा हो तो कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, कैलोरी में देखा हो तो जूल में कैसे कन्वर्ट, न्यूमेरिकल में काम आएगा, याद रखना है, इसको कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है इसकी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी किताबों में भी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, जब एनर्जी बहुत कम हो, बहुत छोटी एनर्जी, जूल बहुत बड़ी यूनिट है एनर्जी की, कैलोरी बहुत बड़ी यूनिट है, हमें बहुत छोटी एनर्जी मापनी, बहुत छोटी एनर्जी मापनी है या मेजर करनी है, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी किस में होती है, जो एटम्स होते हैं आपके, न्यूक्लियस होता है, फिर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी, तभी तो घूम रहे हैं न्यूक्लियस के आसपास, तो इनकी एनर्जी जूल में नहीं होगी, बहुत छोटे होते हैं एटॉमिक पार्टिकल्स, तो इनकी एनर्जी को मापते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स, है ना। देखो कितनी छोटी है, जूल के मुकाबले कितनी छोटी एनर्जी है, बट है कुछ तो एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन के पास, बहुत छोटे हैं तो छोटी एनर्जी होगी, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, तो कभी कभी आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, अभी इसको और थोड़ा समझने के लिए 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको और अच्छा लगे, ठीक। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एक क्रेन ने क्या किया, एक क्रेन है, क्रेन ने एक फोर्स लगाया, कितना 2 kgf का, है ना, समझ लो पहले। फोर्स लगाया 2 kgf का और किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा दिया ऐसे, कितना 2 मीटर ऊपर उठा दिया, सही है। एक ऑब्जेक्ट पड़ा ऐसे, क्रेन आई, उसने उसको पकड़ा और फोर्स लगाया ऐसे और ऐसे ऊपर उठा दिया, और कितना फोर्स लगाया 2 kgf का। अब ये 2 kgf क्या है, kgf को ही न्यूटन बोलते हैं,
ठीक है, kgf को ही न्यूटन बोलते हैं या 2 न्यूटन बोल सकता हूं मैं। तो बोलते हैं वर्क डन निकाल लो, वर्क डन निकाल लो, कितना किया उसने। सिंपल देखो, अभी ऐसा है, इसने इसको ऐसे फोर्स लगाया, ऊपर फोर्स लग रहा है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट कैसे, डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स की डायरेक्शन में है। तो मैं क्या सीधा क्या कर सकता हूँ, वर्क डन का फॉर्मूला लगा एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी, तो थीटा हो जाएगा 0, तो सीधा हो जाएगा एफ इंटू एस, यानी कि 2 इंटू 2, तो कितना आया 4 जूल। तो कितना वर्क डन किया इसने, 4 जूल। अगर हम बोलूँ इसने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, 2 मीटर उठा लिया, और इसको उठाने में इसको टाइम लगा 1 सेकेंड, मतलब इसको उठाने में इसने उठाया और इसको यहाँ से यहाँ 2 मीटर ऊपर लेके जाने में 1 सेकेंड लगा। तो क्या आप पार निकाल सकते हो, कितनी पार है उस मशीन की, उस क्रेन की? तो बोलोगे हाँ बिल्कुल, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कितना है 4 जूल, टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो कितना हुआ 4 यूनिट, यूनिट वॉट, वॉट, यानी कि जूल पर सेकेंड को, जूल पर सेकेंड को मैं क्या बोलता हूँ, जूल पर सेकेंड को बोलता हूँ वॉट, नोट कर लें। न्यूटन मीटर को बोलता हूँ मैं क्या, क्या, न्यूटन मीटर को क्या बोलता हूं मैं, न्यूटन मीटर को बोलता हूं मैं जूल, ठीक है, और बस अभी के लिए इतना बहुत है, ठीक है। न्यूटन मीटर को बोलते हैं हम जूल, जूल पर सेकंड को बोलते हैं वॉट, जूल पर सेकंड को वॉट बोल देते हैं। क्लियर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा, ये तो बिल्कुल सिंपल था, एक और क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको और कंसेप्ट समझ में आए, ठीक है जी। जैसे क्वेश्चन है कि मान लो एक ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, उसका एंगल है 30 डिग्री, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसके मैंने इसकी डायरेक्शन में ही फोर्स लगाया जो इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन है, मान लो 15 न्यूटन का, और ये बॉडी डिस्प्लेस कर कर यहाँ चढ़ गई, कितना इसने ये डिस्टेंस या ये डिस्प्लेसमेंट किया इसने 5 मीटर का, सही है। मैंने ऐसे फोर्स लगाया और ऐसे डिस्प्लेसमेंट हुई, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 15 न्यूटन का फोर्स, इंक्लाइन प्लेन का एंगल है 30 डिग्री और डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। तो आप क्या करो, आप निकालो पहला वर्क डन इन पुशिंग द ऑब्जेक्ट अबव द प्लेन, यानी कि इसको ऊपर लेके जाने में कितना धक्का मारना पड़ा आपको, वो निकालो, निकालो जल्दी, निकाल लिया, ठीक है। करें, सिंपल, बिल्कुल आसान है। तो वर्क डन क्या हुआ, डायरेक्शन भी वही, डिस्प्लेसमेंट भी वही, तो सिंपल क्या करोगे एफ इंटू एस, सेम डायरेक्शन, वर्क फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 5, सिंपल 75 जूल, 75 जूल्स, है ना। ये तो सिंपल है। अब मैं बोलूँ आपको दूसरा पॉइंट आप निकाल लो कि इसके ऊपर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी निकालो, ग्रेविटी के कारण कितना फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी के कारण कितना फोर्स लग रहा है ना। देखो ये ऑब्जेक्ट पड़ा यहाँ पर, इसके ऊपर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लगेगा ना, ये ऊपर पड़ा है, इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, हर चीज़ जो भी है उसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटी एक्चुअली पहले फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो पता होगा। अभी यहाँ इसके ऊपर एक्सेलरेशन कौन सी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको मैं बोलता हूँ जी। एक्सेलरेशन अभी कौन सी, कोई और एक्सेलरेशन नहीं, इसके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, m इंटू जी। तो इसके ऊपर कितनी ग्रेविटी होगी, m इंटू जी। जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर पेपर में ये गिवन होगी सेकंड स्क्वायर, अगर पेपर में बोल दिया जाए जी को 10 लो तो 10 ले लेना, नहीं बोला जाए तो 9.8 लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी 10 मानता हूँ वैल्यू। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, मास इंटू ग्रेविटी कितनी 10, तो कितनी आ गई 10, मास मान लेता हूँ मैं इसका 1 kg, तो 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, m इंटू जी, याद रखना इसको, ठीक है। तीसरा एक और पार्ट करते हैं और समझ में आएगा। जैसे कि आपने बताना है अभी कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बताओ, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना। हाँ बोलोगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का क्या मतलब हुआ, अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब हुआ कि ग्रेविटी के अगेंस्ट उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी और उसको करने में कितना वर्क डन लगा। देखो ग्रेविटी लगती है नीचे को, तो इसके अगेंस्ट मूवमेंट हुई ऐसे ऊपर, वर्टिकल मूवमेंट। देखो
इसके अगेंस्ट ये यहाँ से यहाँ गया, वर्टिकली कितना मूव किया, तो यहाँ से यहाँ, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल ये। अगर ये डिस्प्लेसमेंट 5 है, ये डिस्प्लेसमेंट 5 है, तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, देखो ये हो जाएगी एस कॉस थीटा, ये हो जाएगी एस साइन थीटा, सही है। ये हो जाएगी एस कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट क्योंकि ये थीटा है, और ये हो जाएगी एस साइन थीटा क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट ये लेनी है। अब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होगा, वही एफ इंटू एस, और एस क्या है अभी, ये है एस, एफ इंटू एस साइन थीटा। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालना, इस बात को याद रखना। तो एफ कितना है, एफ कितना है, एफ कितना है, एफ हमने अभी निकालना था ग्रेविटी वाला फोर्स, कितना निकालना था, 10 इंटू 1, 10 निकालना था ना, 10 इंटू 1 तो किया था ना। वर्क डन ये कितना आया था, एम इंटू जी, एम इंटू जी, ठीक है, ये एम था ये जी था, तो 10 ही आया था। तो वर्क डन, ये फोर्स भी ग्रेविटी वाला ही लेंगे, है ना, ये फोर्स थोड़ी लेंगे अभी तो फोर्स भी तो ग्रेविटी वाला लेंगे, जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, तो वो हुआ 10। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, एस साइन थीटा, एस साइन थीटा मतलब एस कितना था हमारा 5 साइन 30, 5 साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 10 इंटू 5 इंटू 1/2, तो आंसर आया 10 क्या जूल, तो आंसर आया 10 जूल। ओके, समझ आया, ओके। तो आप ऐसा करिए, इसके कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बाय बाय।